Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Sadhir. I am SS Physics at Divisional Public School and Inter-College Sahiwal. Today our topic is Coulomb's law, which is from chapter number 12, Electrostatics. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को रिवाइज करेंगे. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट. व्हाट इज चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज किसे कहते हैं या चार्ज क्या होता है? मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो मास भी कंटेन करता है और चार्ज भी कंटेन करता है. तो यहाँ पे मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब उस मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो एक फोर्स फील करता है, उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील with the properties of the charges which are at rest. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऐसे चार्जेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है. एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? We found that if you comb your hairs and then you place the comb near to the paper pieces, we observe that the comb will pull the pieces of paper. Or in winter, when you put off your pullover, your hair will be charged and move. आपने अक्सर फील किया होगा जब आप कॉम्ब करते हैं तो क्या होता है कि वो कॉम्ब के साथ बाल आपके अट्रैक्ट होते हैं. ऐसा क्यों होता है? जब आप कॉम्ब कर रहे होते हैं बालों को तो फ्रिक्शन होती है आपके हेयर्स और कॉम्ब के दरमियान. उस फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होते हैं. अब इलेक्ट्रॉन जो लूज करेंगे हमारे हेयर्स वो कॉम्ब गेन कर लेगा हेयर्स में से. ऐसा ही होता है जब आप कॉम्ब कर रहे होते हैं तो यहाँ से चार्ज जो है वो क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेंगे हेयर और वो इसके ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये चार्ज हो जाएगा. अब आप इस कॉम्ब को जब पेपर पीसेस के पास लेके जाएंगे तो ये क्योंकि पेपर पीसेस अनचार्ज हैं, लेकिन जैसे ही आप इस कॉम्ब को लेके आते हैं इसके पास तो ये भी चार्ज होते हैं. एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? ये तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आया. अब यहाँ पे चार्ज बॉडी ने अनचार्ज बॉडी को क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. यहाँ पे जो चार्जेस हैं, वैसे तो ये बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसके करीब इसको लाया जाएगा कॉम्ब को, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. और ऐसा आपने तब भी फील किया होगा सर्दियों में जब आप स्कार्फ या मफलर वगैरह ओढ़ते हैं तो उसके साथ आप अक्सर फील करते हैं जब आप उनको उतारते हैं तो बाल भी उनके साथ अट्रैक्ट होते हैं आपके. ये थी एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल है इसकी लाइटनिंग. लाइटनिंग आपने अक्सर देखी होगी, बिजली जब चमकती है तो उसको हम लाइटनिंग कहते हैं. अक्सर आंधी तूफान बारिश के बाद जो है वो आसमान पे बिजली चमकती है और वो इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है वो क्यों होता है? लाइटनिंग इज अ ह्यूज इलेक्ट्रिक स्पार्क दैट जंप्स फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड और फ्रॉम अ क्लाउड टू सम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. लाइटनिंग एक्चुअली क्या है? बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है. किस वजह से होता है? क्लाउड्स जब एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे चार्ज बनता है और वो चार्ज जब शफल होता है अर्थ की तरफ तो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. इसको एक्सप्लेन करते हैं हम. As the storm moves over the ground, the strong negative charges in the cloud attracts positive charge in the ground. These positive charges move up into the tallest object like trees, telephone poles and houses. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये है ट्रीज पे, टेलीफोन पोल्स पे और इसी तरह जो भी टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होंगे अर्थ पे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट होता है.
या हम ये कह सकते हैं कि उस नेगेटिव चार्ज को सीक करते हुए पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अ स्टेप लेडर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डिसेंट फ्रॉम द क्लाउड सीकिंग आउट अ पाथ टुवर्ड द ग्राउंड। और वो जो नेगेटिव चार्ज है क्लाउड में वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेगा और इसी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। इसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये स्लो मोशन वीडियो है, इसलिए नेगेटिव चार्ज डिसेंड कर रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ और ये लाइटनिंग प्रोड्यूस हो गई। क्लाउड्स में नेगेटिव चार्ज था और ये जो टेलीफोन पोल्स हैं या हाउसेस हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को फीड करते हुए ये जैसे ही मिला लाइटनिंग प्रोड्यूस हो गई। तो ये यहाँ पे जो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स है। इस सिर्फ अट्रैक्शन ही फोर्स नहीं है बल्कि रिपल्शन भी फोर्स है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। काइंड्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है प्लस में हमारे पास, और जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव में। चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे हमारे पास दो सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह से दो सिमिलर नेगेटिव चार्जेस हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, डिसिमिलर चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये रिपल्शन को शो कर रहे हैं एरोस और ये अट्रैक्शन को शो कर रहे हैं एरोस। ये चार्जेस क्योंकि सिमिलर नहीं हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये सिमिलर हैं तो इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है बल्कि ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक कूलम्स लॉ। कूलम एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, फिजिसिस्ट था, और उसने कुछ काम किया इलेक्ट्रिक फोर्स पे, और उसी की बिहाफ पे उसने एक लॉ बनाया जिसको कूलम्स लॉ कहते हैं। और इस कूलम्स लॉ में उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पे काम किया काफ़ी, और इसी वजह से इसके नाम पे चार्ज को यूनिट दिया गया कूलम। कूलम्स लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान है, जिनको हमने यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इन दोनों चार्जेस को हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे वर्ड है पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका अपना साइज बहुत स्मॉल होता है और उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। पॉइंट चार्जेस आर द चार्जेस हुज साइज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। Explanation. Consider 2 point charges Q1 and Q2 are placed at distance r between them. दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके दरमियान डिस्टेंस है r। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख लेते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस कर दिया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से, और ये इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। इस K को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म आ गई हमारे पास इसकी कूलम्स लॉ की। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हमारे पास Q1 और Q2 चार्जेस को शो कर रहे हैं और इनका यूनिट कूलम है। फोर्स का यूनिट यहाँ पे न्यूटन है और K कूलम्स कांस्टेंट है। Q1 Q2 चार्जेस हैं, r स्क्वायर डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, उसका स्क्वायर लिया गया है, और फोर्स किस में आएगी हमारे पास, न्यूटन में।
इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्स लॉ को आप थोड़ा सा फेमिलियर देख रहे होंगे, आपने पहले पढ़ा है फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन लॉ, उसके साथ थोड़ा बहुत इसकी जो है रिजेम्बलेंस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, F = G m1 m2 over d स्क्वायर, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है कूलम्स लॉ, F = K q1 q2 over r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह कूलम्स फोर्स भी चार्जेस के मैग्नीट्यूड बढ़ाने से बढ़ेगी, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज करेगी मैसेज के इंक्रीज करने से, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंक्रीज करती है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के इंक्रीज करने से। दोनों फोर्सेस एक्ट करती हैं लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ है उसमें मैसेज के दरमियान जो लाइन लेते हैं हम, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने के लिए फोर्स उसी लाइन के अलोंग एक्ट करती है। इसी तरह कूलम्स लॉ में फोर्स जो Q1 Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी के अलोंग करेगी। Both forces are inversely proportional to the square of distance between the point objects. This is known as inverse square law. अगर आप इस लॉ में देखें तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और इसमें भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फोर्सेस हैव प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स। दोनों फोर्सेस के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं, इसमें g है और इसमें k है। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं g को, और इसको कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं k को। ये थोड़ा सा रिजेम्बलेंस थी इन दोनों लॉज के दरमियान, उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कूलम्स लॉ में जो हम पढ़ रहे थे रिलेशन F = K q1 q2 r स्क्वायर, यहाँ पे जो k है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। K is constant of proportionality. Its value depends upon the nature of the medium between two charges. डिपेंड करता है दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, K की वैल्यू उस मीडियम पे डिपेंड करेगी। कि एयर है, एक फ्री स्पेस है, कौन सा मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं चार्जेस के दरमियान। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन K की वैल्यू यूनिट्स के चेंज होने से चेंज हो जाएगी। अगर आप MKS सिस्टम में ले रहे हैं तो वैल्यू और आएगी, और अगर आप CGS सिस्टम में ले रहे हैं वैल्यू तो वो चेंज हो जाएगी। If the medium between the 2 point charges is free space, then K is equals to 1 over 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of the free space. Epsilon naught permittivity को कहते हैं, epsilon ग्रीक लेटर है, इसको epsilon बोलते हैं, और ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी यहाँ पे दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को किस तरह से कोई भी मीडियम इफेक्ट करता है, वो उसकी परमिटिविटी कहलाता है। बेसिकली जब भी आप दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं या कोई भी मीडियम उसमें ऐड होता है तो फोर्स रिड्यूस हो जाती है। इन ऐसा यूनिट्स इस वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू ये होती है एप्सिलॉन की। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे के की वैल्यू। के की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, 4 पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारे पास के की वैल्यू आई 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। The Coulomb's force in free space is, अब यहाँ पे पहले हमने k लिखा था और अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में Coulomb's फोर्स आ गई। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर को जैसे कि आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू है, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू थी, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ यूनिट वेक्टर की जगह हमने आर यूनिट वेक्टर लिखा है। बेसिकली यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि फोर्स लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस के अलोंग एक्ट करती है और वो डिस्टेंस के अलोंग वेक्टर बनता है, इसीलिए हम आर के अलोंग ही फोर्स की डायरेक्शन ले रहे हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर लिख दिया और ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई कूलम्स लॉ की।
नाउ कूलम्स फोर्स ऑन बोथ चार्जेस। अब दोनों चार्जेस पे डिस्कस करेंगे हम फोर्स। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं Q1 पे लगने वाली फोर्स है F12 और Q2 पे लगने वाली फोर्स है F21। ये आपने ध्यान रखना है, जिस चार्ज पे फोर्स लग रही है उसको आप पहले लिखेंगे, लाइक 1 लिखा है पहले यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 2 लिखा है पहले। Q1 पे फोर्स लग रही है तो F12, और अगर Q2 पे फोर्स लग रही है तो F21। इनकी मैग्नीट्यूड वैल्यूज क्या होंगी? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रही है और वो है F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसी तरह से फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये थी इन दोनों चार्जेस पे लगने वाली फोर्सेस की मैग्नीट्यूड वैल्यू। वेक्टर फॉर्म में क्या होगी फोर्स? वेक्टर फॉर्म में उसी तरह से जैसे हमने जर्नल फोर्स का रिलेशन लिखा था और यहाँ पे फोर्स के ऊपर वेक्टर था तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमने लगा दिया था आर का। तो यहाँ पे भी हमने वैसा ही करना है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास फिगर 3 में आप देख सकते हैं जैसा कि दो चार्जेस हैं, वही हमारे पास पॉइंट चार्जेस, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ड्रॉ करते हुए आपने ध्यान रखना है कि सेंटर से आपने डिस्टेंस लेना है इस आर का, दोनों चार्जेस के सेंटर, और इसी के अलोंग फोर्स एक्ट करती है। यहाँ पे अब क्योंकि फोर्स 1 पे लग रही है तो फोर्स 1 2 है, और इसी तरह यूनिट वेक्टर R12 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे उस फोर्स की डायरेक्शन को। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास R12 आ गया इसके साथ, और ये वेक्टर फॉर्मूला आ गया फोर्स का F12 is equals to 1/4πε0 Q1 Q2 R square R12 unit vector. Here R12 unit vector is the unit vector directed from Q2 to Q1. अब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? Q2 से Q1 की तरफ। F12 is the coulomb force on Q1 due to Q2। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स आपने रिप्रेजेंट करनी है 1 2 से, क्योंकि फोर्स लग रही है 1 पे 2 की वजह से, और जो यूनिट वेक्टर है वो कहाँ से कहाँ होगा? 2 से 1 की तरफ, क्योंकि फोर्स 2 लगा रहा है 1 पे, लेकिन लग 1 पे रही है, इसीलिए आपने 1 को पहले लिखना है। क्लियर हो गया? यहाँ से वेक्टर फॉर्म आ गई हमारे पास F12, और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सप्लेन भी कर लिया कि किस तरह से यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से हम फोर्स ऑन Q2 लेंगे, Q1 की वजह से जो लग रही है, फिगर 4 में रिप्रेजेंट किया गया है उसको, ये देखें। अब Q2 पे फोर्स लग रही है तो F21 और यूनिट वेक्टर 21। इसी तरह से इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि 1 फोर्स लगा रहा है 2 पे। बस आपने ये याद रखना है कि जिस पे फोर्स लग रही है उसको पहले लिखना है, और यूनिट वेक्टर भी आपने उसी तरफ रिप्रेजेंट करना है। Here R21 is the unit vector directed from Q1 to Q2. Here F21 is the coulomb force on Q2 due to Q1, और ये coulomb force आ गई 21 जो Q2 पे लग रही है Q1 की वजह से। नेक्स्ट हम अब दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करते हुए देखते हैं कि फोर्सेस जो हैं वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। ये फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है और ये फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है। हेयर कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स है। If Q1 is exerting a force on Q2, then Q2 is also exerting force on Q1. These forces are equal in magnitude but opposite in direction. यहाँ पे क्योंकि फोर्स दोनों के प्रोडक्ट की वजह से जनरेट हो रही है, इसलिए इसको म्यूचुअल फोर्स कहा गया है। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, इसलिए इसको म्यूचुअल फोर्स कहा गया। अब क्योंकि ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21। चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है। चार्जेस की मैग्नीट्यूड अगर ना भी सेम हो तो ये फोर्स जो है वो सेम लगेगी, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है। अगर एक चार्ज बड़ा और एक छोटा भी होगा तो फोर्स एक जैसी ही एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे और ये फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन चार्जेस के
साइन चेंज होने से चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस अपॉन द कूलम्स फोर्स। अगर आप दो चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज कर देते हैं तो फिर किस तरह से इफेक्ट करेगी कूलम्ब फोर्स। द प्रेजेंस ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको हम प्लेस करते हैं दो चार्जेस के दरमियान। डाई मीन टू, इलेक्ट्रिक मीन चार्जेस, और एन इंसुलेटिंग मटेरियल दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम फ्री स्पेस यूज कर रहे हैं, फ्री स्पेस है दोनों चार्जेस के दरमियान, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9 × 10⁹ आ रही थी। अब अगर हम चेंज कर देते हैं वहां पे इसके अंदर मीडियम, पहले फ्री स्पेस में रखा और फिर उसके अंदर मीडियम हम चेंज कर रहे हैं, लाइक कोई भी मीडियम उसके अंदर ऐड कर देते हैं, वाटर, वुड, प्लास्टिक, कुछ भी जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी बाय फैक्टर ER एज कंपेयर विद दैट इन फ्री स्पेस। फैक्टर ER यहाँ पे क्या है, फैक्टर ER रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट जो था वो हमारे पास था फ्री स्पेस में उसकी परमिटिविटी, और एप्सिलॉन R मीडियम की वजह से जो रिलेटिव परमिटिविटी आएगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ्री स्पेस में जो वैल्यू थी वो अगर आप उस वैल्यू को देखें और जब आप इसके अंदर मीडियम इंसर्ट करेंगे कोई भी और उस वैल्यू को देखें तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस होगी, जितना ER फैक्टर होगा उतनी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज द फैक्टर बाय विच द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डिक्रीज्ड रिलेटिव टू वैक्यूम। डिक्रीज हो जाती है मीडियम इंसर्ट करने से, दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम अगर आप इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास मीडियम की प्रेजेंस में जो फोर्स आएगी उसको हमने क्या किया, जो फ्री स्पेस में फोर्स आ रही थी उस पर डिवाइड कर दिया 1/εr पे, क्योंकि फ्री स्पेस में वैल्यू ज़्यादा होती है और जैसे ही आप मीडियम इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है चार्जेस के दरमियान, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाती है। और रिड्यूस होने की वजह से हमने उस वैल्यू को जो फ्री स्पेस की प्रेजेंस में थी उसको डिवाइड कर दिया 1/εr पे, और εr यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी को शो कर रहा है। और इस फॉर्मूला को अब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा, मीडियम की प्रेजेंस में हमारे पास वैल्यू आ गई फोर्स की, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये ओवर में था 1/4πε0 εr into Q1 Q2 over r square. The constant epsilon r is known as relative permittivity और dielectric constant. इसको एप्सिलॉन r को हम relative permittivity भी कहते हैं और dielectric constant भी कहते हैं। इसी फॉर्मूला से हम एप्सिलॉन r की वैल्यू फाइंड करते हैं और वो आती है हमारे पास F मीडियम में, हमारे पास वैल्यू ये थी, फोर्स जो मीडियम में आ रही है वो 1/4πε0 εr Q1 Q2 over r square, और 1/εr हमने आउटसाइड ले लिया और ये हमारे पास आ गया वैक्यूम में जो वैल्यू थी वो ये थी, और एप्सिलॉन r हमारे पास रेशो आ गई फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम टू द फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अब इससे हम दोनों फोर्सेस की रेशो निकाल के बता सकते हैं कि किसी भी मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइम रिड्यूस होगी। यहाँ पे जो भी ER की वैल्यू आएगी उसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे फोर्सेस के, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी फोर्स की रिडक्शन फैक्टर को कि कितने टाइम्स फोर्स रिड्यूस होगी मीडियम इंसर्ट करने से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम। मतलब ये रेशियो है दोनों फोर्सेस के दरमियान, एक फोर्स जो हमने ली है वो वैक्यूम की प्रेजेंस में और उसकी रेशियो ले ली हमने उस फोर्स के साथ जो मीडियम की प्रेजेंस में है।
रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट मटेरियल्स की इस टेबल में दिखाई जा रही है आपको। वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है 1 और इसी तरह एयर में इसकी वैल्यू होती है 1.0006। इसी तरह से अगर आप वुड दो चार्जेस के दरमियान इंसर्ट कर देते हैं तो इसका जो फोर्स का फैक्टर है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, 3.3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ये इसकी रिलेटिव परमिटिविटी इंडिकेट कर रही है इसकी वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। स्टे ब्लेस्ड।